मगर शुरुआत कर लेते हैं इस मंथन से, जहां पर आप देख सकते हैं भजनलाल शर्मा लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि सरकार ने क्या क्या किया है और अब आपको क्या करना है, हमने तो कर दिया है और हमारे कामकाज को कैसे अब जनता के बीच बताइए। जितने भी मुख्यमंत्री हमने देखे हैं सब इसी में परेशान रहते हैं। देखिए अभी कहां देख रहे हैं, इधर राजेंद्र राठौड़ साहब, इधर गजेंद्र सिंह शेखावत जी, इधर सीपी जोशी जी, ये सारे मूर्धन्य नेता एक साथ बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं कि हमने कितना काम किया है। वैसे वसुंधरा राजे हों या अशोक गहलोत हों, उन्हें इस बात की हमेशा चिंता रहती है कि मैं इतना काम कर रहती थी कि मैं इतना काम कर रहा हूं, जनता के बीच जा रहा है या नहीं। और ये चिंता थोड़ी जल्दी की है भजनलाल शर्मा ने, इसलिए भजनलाल शर्मा को क्या इसका फायदा होगा, क्योंकि अमूमन 3 साल बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने चिंता शुरू की थी, मगर भजनलाल शर्मा जानते हैं कि पग पग पर बाधा दौड़ है, इसलिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। और ये तैयारियां पंचायत और निकाय चुनाव को ध्यान में रखकर की जा रही है कि कांग्रेस दंभ से लबरेज है कि चुनाव आएगा और हम जीतेंगे। भजनलाल शर्मा फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं कि विरोधी इसी मौके की तलाश में बैठे होंगे कि मौका मिले तो भजनलाल शर्मा का अंदर ही अंदर टांग खींच दें और फिर कहें कि देखिए नेतृत्व परिवर्तन जरूरी है। इसलिए भजनलाल शर्मा ने तैयारी अभी से शुरू कर दी है। जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में कामकाज तो बताया ही, साथ ही मदन राठौड़ ने यह भी समझाया कि संगठन ही सर्वोपरि है, संगठन ही हमारा माई बाप है, संगठन से बड़ा कुछ भी नहीं है, संगठन के लिए जियो, संगठन के लिए मरो। 1 लाख से ज्यादा नौकरियां दे दी, 15-20 हजार अभी आने ही वाले हैं। हमने इतनी परीक्षाएं कराई, पेपर लीक नहीं हुआ। इसके अलावा हमने 80% बजट घोषणा पूरी कर दी है। इतने जिलों में हम दिन में बिजली देने लगे हैं, खाद की कहीं किल्लत नहीं होने दी जाएगी। इन तमाम चीजों पर चर्चाएं हुई, मगर असली मुद्दा क्या था? असली मुद्दा यह था कि विधायकों के अंदर या फिर हारे हुए प्रत्याशियों के अंदर, जिला अध्यक्षों के अंदर कोई गुब्बार भरा हो तो निकल जाए। सबने कहा देखिए मैं तो 20 साल से यही देख रहा हूं, किसी की सरकार हो, इनसे फीडबैक लीजिएगा तो इनकी पहली समस्या होती है कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। तो तय किया गया कि भाई ऐसे अधिकारियों की लिस्ट बनाओ और क्या क्या काम आपका इन्होंने नहीं सुना है इसे हमारे पास भेजो, हम अधिकारियों का इलाज करेंगे। ऐसा होता नहीं है, मगर चूंकि इन्होंने अपना दुख प्रकट किया था इसलिए ये इलाज भी हाथों हाथ इन्हें बता दिया गया। अब अधिकारियों का इलाज होगा या नहीं होगा, या फिर यहीं के कहने से अधिकारी इनका इलाज कर रहे हैं, राजनीति में कुछ समझ में भी तो नहीं आता है। पर दूसरी समस्या पूछी गई कि आपकी समस्या जो है क्षेत्र की क्या है, तो ज्यादातर लोगों ने सड़क और बिजली का कहा। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि चिंता मत करो, बारिश खत्म होने दो, ऐसी सड़क बनाऊंगा कि आज तक कहीं वैसी सड़क बनी नहीं होगी। देखते हैं, इंतजार करते हैं। पंचायत और निकाय चुनाव तो वैसे भी दिसंबर के बाद ही होने हैं, पर तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है और विधायकों के समस्याओं को निपटारा करने के लिए मंत्रियों का समूह बनाया गया है। विधायकों का एक समूह होगा और वो मंत्री बात करेंगे, उनकी नाराजगी को दूर करेंगे, उनकी कोई समस्या होगी तो उसे खत्म करेंगे। ऐसे ही एक मंत्री हैं जोगाराम पटेल, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है निर्दलीय विधायकों की नाराजगी को दूर करने के लिए, या फिर उनकी कोई समस्या हो तो फिर उस समस्या को सुनकर उसका निदान करने के लिए। अब निर्दलीय विधायकों में प्रियंका चौधरी आई थी, चंद्रभान सियाकिया भी आए थे, मगर जो नहीं आए थे वो रविंद्र सिंह भाटी थे। रविंद्र सिंह भाटी का नाम लिखा हुआ था मगर
देर रात काट दिया गया। अब क्यों काटा गया पता नहीं, हो सकता है कि रविंद्र सिंह भाटी आते तो फुटे ज्यादा उठा लेते, या फिर बीजेपी के जड़ पर इन्होंने हमला कर रखा है। जो कांग्रेस की हालत हनुमान बेनीवाल कर देते हैं, कहीं बीजेपी की ऐसी हालत रविंद्र सिंह भाटी न कर दें। बीजेपी के अंदर ये डर है, क्योंकि वोट बैंक रविंद्र सिंह भाटी का और बीजेपी का एक ही है। तो क्या पंचायत निकाय चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं जब बीजेपी इन्हें दूर रखना चाहती है तो? और ये उतारेंगे तो क्या ये समझाने में सफल होंगे कि बीजेपी के साथ आपका हित जुड़ा हुआ नहीं है? क्योंकि देखिए, ये समझाना इनके लिए आसान भी होगा, इसलिए कि राजपूत हों या फिर दूसरी जातियां हों, इनकी राजनीतिक हैसियत जो गांवों में कम हुई है वो बीजेपी के जाट आरक्षण देने की वजह से हुई है। और वहां जो एक इमेज बनी है रविंद्र सिंह भाटी की, वो हरीश चौधरी, उम्मेदाराम बेनीवाल बनाम रविंद्र सिंह भाटी का। अब रविंद्र सिंह भाटी कितना समझा पाते हैं कि बीजेपी ने आपका नुकसान किया है, आप हमारे साथ आ जाओ, जैसा कि हनुमान बेनीवाल समझाते हैं कि जाटों कांग्रेस में कुछ रखा नहीं है, हमारे पास आ जाओ। अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो ये चुनाव बेहद दिलचस्प हो जाएगा। मगर क्या पता, चुनाव वही दूर है, रविंद्र सिंह भाटी तो मानने के लिए तैयार बैठे हैं, पर बीजेपी को लगता है कि स्वरूप सिंह खारा वहां पर ज्यादा सक्षम है। वैसे जनता ने उन्हें ज्यादा वोट दिया नहीं था, फिर भी बीजेपी अपने नेता के साथ जुड़ी रहती है, चाहे प्रेमचंद बैरवा हो या फिर दूसरे नेता हो। उन्हें लगता है कि ये नेता एक कार्यकर्ता से ऊपर उठकर आया है और हमारी विचारधारा की वजह से है, हम किसी नेता की वजह से नहीं है। ये अच्छी बात भी है, बीजेपी के साथ ऐसा है भी, क्योंकि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो भजन लाल शर्मा जैसे कार्यकर्ता को सीएम बना सकती है और अगली बार जीतने का दावा भी कर सकती है। कांग्रेस ऐसा कर नहीं सकती है और दावा तो बिल्कुल नहीं कर सकती है। मगर ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये तस्वीर चूरू के विधायक हरलाल सहारण का है। अब ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं आपको कि क्या राजेंद्र राठौड़ की लॉटरी लग सकती है। अंता में जब फिर से उपचुनाव हो सकता है तो क्या चूरू में भी फिर से उपचुनाव हो सकता है, और तारानगर जाकर जो गलती की थी राजेंद्र राठौड़ ने, वो मौका मिल जाएगा चूरू में। और चूरू क्या उपचुनाव होगा पता नहीं, ये दूर की कौड़ी है। मगर जिस तरह से राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की इस दलील को खारिज किया है कि ये विधायक बन गए हैं इसलिए फर्जी मार्कशीट का मुकदमा इन पर नहीं चलाया जाना चाहिए, उसे लगता है कि मजिस्ट्रेट जो है वो एक्शन ले सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद उनका आधार मजबूत होगा। और जांच में जो पाया गया है कि इन्होंने उत्तराखंड की 10वीं की मार्कशीट लगा रखी है और जो मार्कशीट में रोल नंबर दिया हुआ है वो उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने कहा है कि इस रोल नंबर का कोई भी व्यक्ति हमारे यहां कभी पढ़ा ही नहीं है। अब इस फर्जीवाड़े के आधार पर अगर चूरू के विधायक की नौकरी, माफ कीजिएगा, विधायक का पद जाता है तो फिर राजेंद्र राठौड़ जो इंतजार कर रहे हैं विधानसभा में आने के लिए, उनकी लॉटरी लग भी सकती है। नेताओं का पता नहीं कब किस्मत खुल जाए, पर मुझे लग रहा है कि अभी सुनवाई में कुछ वक्त लग सकता है। अभी नीचे मजिस्ट्रेट आरोप तय करेंगे, उसके बाद फिर से राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि राजस्थान हाई कोर्ट में इन्होंने रिव्यू पिटीशन डाल रखा है, पर यह मामला भी दिलचस्प हो गया है। अगर सुनवाई जल्दी होती है तो फिर ये मामला फंस ही सकता है, क्योंकि सीधे सीधे ये जालसाजी का मामला बन गया।